हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम अपने उत्तर प्रदेश लेखपाल की जो भर्ती निकली हुई है 5200 पद, और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो 50,000 जो पद निकले हुए हैं उसके लिए जो है यूपी की स्पेशल जीके जीएस क्लास क्रैश कोर्स जो हमने शुरू किया है। ठीक है, उसी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 7 पे हम आ चुके हैं और आज हम पार्ट 7 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देरी ना करते हुए। और शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन का बटन जो दबाएं ताकि टाइम टाइम आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लियर? चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। फटाफट टेस्ट सीरीज है हमारा। ठीक है, और आपने जितनी अभी तक तैयारी करी है यूपी की, ठीक है, यूपी का जितना पढ़ा हुआ है ये सारे के सारे आपके चुने हुए प्रश्न हैं जो पिछले साल आ चुके हैं या फिर किसी हायर स्टडी जैसे यूपी पीसीएस हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, और इस तरह मेंस में भी यहाँ तक कि लेखपाल भी यहाँ तक कि, और कई सारे एग्जाम है वहाँ के, ठीक है, यूपी के, उससे रिलेटेड ये प्रश्न आ चुके हैं और आते ही हैं और आने की संभावना है। लगभग यही हमारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो उसी की मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। आपको टेस्ट लगाना है, देखना है, मुझे सुनना है, ठीक है, और नोट्स बनाने हैं अगर आप बनाना चाहते हैं तो। क्लियर? चलिए तो हम आ चुके हैं अपने पहले प्रश्न पर, और पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया। तो सन बताना है आपको कि प्रदेश में जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया है वो किस वर्ष किया गया है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, 1975 में। ये 1975 है, ठीक है, उसमें क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया था 1975 में। क्लियर? चलिए फटाफट हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज है, टेस्ट की तरह लगाना है इसको। ठीक है, इसको ज़्यादा लंबा खींचना नहीं है, भैंस की पूंछ की तरह। ठीक है, फटाफट हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे, फटाफट हम कंप्लीट करेंगे वीडियो, और इसी तरह नेक्स्ट पर डे की तरह हम सेट लगाते हुए, ठीक है, आगे बढ़ते रहेंगे। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रालय कहाँ पर है, नक्षत्रशाला कहाँ पर है। प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, लखनऊ में। तो ये कहाँ पर पड़ेगा दोस्तों? लखनऊ में पड़ेगा। क्लियर दोस्तों? लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला। अभी हमने पढ़ा था इंदिरा गांधी का, अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बताना है आपको नक्षत्रशाला कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, रामपुर में। क्लियर दोस्तों? भीमराव अंबेडकर जी का कहाँ पर है? रामपुर में। क्लियर? और अगर इंदिरा गांधी का पूछ ले तो अभी हमने पीछे पढ़ा है दोस्तों, इंदिरा गांधी जी का कहाँ पर है? लखनऊ में। क्लियर दोस्तों? ये कहाँ पड़ेगा? लखनऊ में, इंदिरा गांधी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं भीमराव। देखिए यहाँ पर भीमराव, अगर आपको याद हो कि योगी सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम बदलकर, जैसे वो लिखते थे BR अंबेडकर लिखते थे, तो डॉक्टर भीम राम अंबेडकर उन्होंने ये जो है करवा दिया था। ठीक है, बीच में राम लगवा दिया था, और ये मुझे पता नहीं क्यों लगवा दिया था और कब लगवाया था, लेकिन ये खबर काफ़ी सुर्खियों में रही थी इसलिए। तो राम से हो जाएगा आपका रामपुर। क्लियर दोस्तों? भीम राम अंबेडकर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर फटाफट आगे बढ़ते हैं। और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थापित है। ये बताना है आपको किस शहर में है, कौन सा उत्तर प्रदेश में जो बायोटेक पार्क है वो आपका कहाँ पर स्थापित है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, लखनऊ में। आपका बायोटेक जो पार्क है वो कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर। क्लियर? बायोटेक पार्क आपका कहाँ पर है दोस्तों? लखनऊ में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर है। ठीक है, आपने इंदिरा गांधी पढ़ लिया और अंबेडकर साहब का पढ़ लिया, और ये अब आ गया आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ये आपका कहाँ पर है, ये आपको बताना है। क्लियर है दोस्तों? तो ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी रामपुर। तो आर्यभट्ट के नाम से जो है आपका डी यानी कि रामपुर। ठीक है, आर्यभट्ट का हो और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये दोनों के दोनों कहाँ है दोस्तों? रामपुर में। क्लियर? कौन सा? BR अंबेडकर साहब का और आर्यभट्ट का। ठीक है दोस्तों, ए से आर्यभट्ट। ठीक है, क्लियर? ये दोनों के दोनों कहाँ हैं दोस्तों? ये आपके पढ़ेंगे रामपुर में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा कि गंगा में सर्वाधिक BOD मिलता है। आपको बताना कि कहाँ से कहाँ तक के इलाके में जो गंगा नदी बहती है आपके उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, आपके गोमुख से निकलते हुए, और ये जो है आपकी गोमुख में कैसे दोस्तों एक
अलकनंदा और एक भागीरथी। जब नदी देव प्रयाग के पास ये दोनों आपस में मिलते हैं तो उनके जो मिलन जो स्थान है उनका, तो वो है आपका कहाँ पर, ये है आपका गोमुख के पास, ठीक है, उत्तराखंड में गोमुख के पास है, वहाँ से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। और ये उत्तराखंड से बहते हुए, ठीक है, उत्तराखंड से बहते हुए ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हुए, यहाँ से निकलते हुए बिहार से पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से सीधा ये पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है और वहाँ पर डेल्टा बनाती है। क्लियर दोस्तों। तो ये तो हो गया आपका गंगा नदी के बारे में। तो कहा कि बीओडी होता है दोस्तों आपको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, इंग्लिश में लिखता हूँ दोस्तों, ठीक है, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है दोस्तों। ये होता है आपका बीओडी, ये BO और D, ठीक है दोस्तों, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब ये होता है कि जो या तो आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, यानी कि ऐसा पानी जहाँ से, मतलब ऐसा कौन सा एरिया का पानी हो गया है जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम है पानी के अंदर, ठीक है। आपको पता है ना पानी के अंदर ऑक्सीजन किससे बनता है, H2O, ये वाटर का यही तो होता है दोस्तों, H2O, उसके अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो ऑक्सीजन होता है। तो वहाँ कहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर गंदा पानी है, ठीक है, तो उसी को प्रदर्शित करता है ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो आपको बताना है कहाँ से कितने इलाके के पास जो है आपका जो BOD है मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो फटाफट इसका जवाब आप, जब तक मैंने आपको समझाया तक तो आप फटाफट इसका जवाब दे सकते हैं। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, ऑप्शन ए आपका कानपुर से लेकर इलाहाबाद के बीच में, कानपुर से लेकर इलाहाबाद के बीच में BOD की मात्रा मिलती है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। कह रहा है कि विज्ञान नगरी अवस्थित है, तो ये आपको बताना है कि विज्ञान नगरी जो है हमारा कहाँ अवस्थित है, किस इलाके को विज्ञान नगरी कहते हैं, ये बता दो फटाफट, ठीक है ना। ये बता दो कि विज्ञान नगरी किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी नोएडा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, विज्ञान नगरी। क्लियर, क्योंकि राजधानी है और सब कुछ वहाँ पर अवस्थित है, ठीक है। तो लखनऊ को अब विज्ञान नगरी के नाम से जाना जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। और कह रहा है कि प्रदेश IT सिटी की स्थापना की जा रही है, प्रदेश में IT सिटी की स्थापना की जा रही है, बताना है कहाँ पे की जा रही है, ठीक है, किस जगह पे की जा रही है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी वाराणसी। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन सी लखनऊ में, ठीक है दोस्तों। IT सिटी क्या बनते जा रही है आपकी, लखनऊ को IT सिटी घोषित करते जा रहे हैं दोस्तों, वहीं पर उसकी स्थापना की गई है लखनऊ में। क्लियर। चलिए आगे। कह रहे हैं कि प्रदेश में एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना की गई है, वो कहाँ की गई है, ठीक है, किस क्षेत्र में की गई है वो आपको बताना है। एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र, ठीक है दोस्तों। तो इसकी स्थापना किस जगह पे की गई है, ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी चित्रकूट, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी लखनऊ, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर जाएगा आपका लखनऊ। क्लियर। लखनऊ में क्या, सुदूर संवेदन केंद्र, ठीक है दोस्तों, सुदूर संवेदन केंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया, वह जगह का नाम बताना है। जहाँ पर भी ये स्थापित किया गया उस जगह का नाम बताइए उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान क्या बोला गया दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है। ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी बरेली, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा इलाहाबाद इसका राइट आंसर जाएगा। यहाँ पे आपका भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। अगर इलाहाबाद ना मिले ऑप्शन में तो प्रयागराज मिल सकता है। क्लियर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है हमारा कि निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश के संबंध में, इसमें से बताना कि जो नीचे बातें कही गई हैं वो उस राज्य से सम्मिलित है, उस राज्य कह रहा हूँ सॉरी, उस जिले से सम्मिलित है या नहीं है, ठीक है। वो जो धारणाएं कही गई हैं वो इससे मैच खाती है या नहीं, मेल खाती है या नहीं, ये आपको बताना है। क्लियर दोस्तों। तो कहा जा रहा है कि खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र क्या ये लखनऊ में है, खाद्य पार्क क्या ये नोएडा में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय क्या ये मेरठ में है, और भारतीय दलहन शोध क्या ये कानपुर में है। तो इसमें से आपको बताना है जो सही नहीं है दोस्तों,
यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं कहा गया है, ठीक है, नहीं कहा गया है। इसमें से आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें से हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों। लखनऊ में जो है आपका खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र नहीं है दोस्तों, ठीक है। खाद्य पार्क आपका कहाँ पर है, नोएडा में, ये एकदम सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, ये एकदम सही है, मैं आपको वीडियो में पहले बता चुका हूँ। भारतीय दलहन शोध, ये कानपुर में है, ये एकदम ठीक है। जो आपका खाद्य अनुसंधान केंद्र है ये आपका कहाँ पर है, लखनऊ में नहीं है। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया क्या, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, क्या बोला गया, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बरेली में, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी अलीगढ़ में, ऑप्शन डी झांसी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बरेली में दोस्तों। कहाँ पर है, पशु चिकित्सा तो आपका बरेली में है, ठीक है दोस्तों। बरेली में क्या है, पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र। क्लियर, चलिए आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी रामाबाई नगर, ऑप्शन डी नोएडा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, नोएडा, ठीक है। तो मुख्यालय इसका गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय क्या है, नोएडा है। क्लियर, मुख्यालय आपका क्या है, नोएडा है। चलिए, अब कहा जा रहा है कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की कितनी महिलाएं हैं जो मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, ऑप्शन सी 2। अब वो 2 कौन सी हैं मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा उनके बारे में सुनिए आराम से, ठीक है, धैर्य रखकर थोड़ा सा सुनिए, क्या पता कभी वो क्वेश्चन बन जाए आपका। पहली जो है, ठीक है, पहली वो है आपकी सुचेता कृपलानी, ठीक है दोस्तों, सुचेता कृपलानी। क्लियर, पहले इनके इसके बारे में सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए दोस्तों, आपको हर चीज़ के बारे में सुनना भी चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। अगर आपको कोई सूचना दी जाती है तो ये आपके भले के लिए। तो देखिए, सुचेता कृपलानी जो है, इनका जन्म जो है 1908 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था दोस्तों, 1908 में। ध्यानपूर्वक सिर्फ आप सुनते रहिए, ठीक है, जानकारी इकट्ठी करिए, नोट्स बनाइए और पढ़िए। तो सुचेता कृपलानी जी का जो जन्म हुआ था वो 1908 में हुआ था। क्लियर दोस्तों, और एक समय इन्होंने क्या है, चुनाव लड़ा 1960 में। 1960 से लेकर 1963 के बीच में ये क्या रही दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा का इन्होंने चुनाव लड़ा। कौन सा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव लड़ा 1960 में, ठीक है, और वो जीती और 3 वर्ष तक वो एक मंत्री का पद धारण करती रहीं। कौन सा, राज्य मंत्री का पद, वो था आपका श्रम एवं विकास और उद्योग मंत्री। श्रम एवं विकास उद्योग मंत्री, ध्यान रखेंगे दोस्तों आप, श्रम एवं विकास और उद्योग मंत्री। किसके तौर पर, ये दोस्तों उस समय पर थी विधानसभा की, ठीक है, विधानसभा जीती हुई थी इन्होंने, विधानसभा का चुनाव लड़ा था उन्होंने, और ये पद उन्होंने अपनी काबिलियत से उन्होंने हासिल किया था। कौन सा, श्रम एवं विकास और उद्योग मंत्री, ठीक है दोस्तों। कब दोस्तों, 1960 से 63 तक, 1960 से 1963 तक ये मंत्री बनी रही। कौन सी, राज्य मंत्री बनी रही, श्रम एवं विकास और उद्योग मंत्री। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। फिर 1963 में इन्होंने फिर से चुनाव लड़ा, ठीक है दोस्तों, 1963 में फिर चुनाव लड़ा और उसमें ये बनी सीएम। कब बनी दोस्तों, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, 1963 में। 1963 में ये क्या बनी दोस्तों, सीएम बन गई, सीएम पद के ये दावेदार हो गए 1963 में। क्लियर दोस्तों, आई होप क्लियर हो गया। ये हो गया आपका सुचेता कृपलानी के बारे में। क्लियर, अब देखते हैं दूसरी मैडम जो हमारी हैं वो है हमारी मैडम मायावती, ठीक है, कुंवारी मायावती। दूसरा मायावती जी, ठीक है दोस्तों। अब इनके बारे में देखिए, श्रीमती मायावती जी हैं, जो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था आपका 1956, ठीक है। अब अचंभे वाली बात ये है दोस्तों, मायावती जी का जन्म जो है सुचेता कृपलानी अस्पताल जो कि नई दिल्ली में, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सुचेता कृपलानी अस्पताल जो कि नई दिल्ली में है, ठीक है दोस्तों। यहाँ हुआ था उनका जन्म 1956 में। क्लियर दोस्तों, नई दिल्ली में 1956 में इनका जन्म हुआ था।
ठीक है दोस्तों, इतना इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, एक तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ये आ चुका है, जब काफ़ी समय पुराने की बात है, मैं इसको मिटा देता हूँ। इनका पुराना नाम पूछा जाता है दोस्तों, इनका पुराना नाम क्या है? ठीक है, पुराना नाम, ये तो इनका राजनीतिक नाम है। श्रीमती मायावती जी जो है, इनका तो राजनीतिक नाम है। पुराना नाम इनका है ये जो है आपका चंदा देवी, चंदा देवी, याद रहेगा दोस्तों, चंदा देवी, ये उनका पुराना नाम है। ठीक है, अब बात आती है कि 1984 में, आपको पता है कि 1984 में जो काशीराम जी थे, काशीराम जी, उन्होंने किसकी, बसपा की पार्टी की स्थापना की थी। कौन सी पार्टी की दोस्तों? बसपा पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी। कब? 1984 में। तो उस समय पर ये जो है मायावती जो है, उस समय पर एक कार्यकर्ता के रूप में जुड़ी थी, जो काशीराम जी से मिली और वो प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको कार्यकर्ता के रूप में स्वीकार किया। तो उस समय तो ये कार्यकर्ता के रूप में उस पार्टी से जुड़ी रही। फिर एक समय आया 1989। कब आया दोस्तों? 1989। ये जो 1989 है, काशीराम जी ने कहाँ की? मुजफ्फरनगर, ध्यान देना दोस्तों थोड़ा सा, ठीक है, मुजफ्फरनगर की कैराना सीट, मुजफ्फरनगर की कैराना सीट से इनको टिकट मिला पार्टी की तरफ से। ठीक है, 1989 में, और अच्छे खासे अंतर से ये विजय रही। 1989 में जीती ये। ठीक है दोस्तों, 1989 में ये जीती, तो इनका ये पहला राजनीतिक कदम था सफलतापूर्वक। ठीक है दोस्तों, सफलतापूर्वक 1989 में मुजफ्फरनगर की कैराना सीट से ये विजय रही मायावती जी। ठीक है, फिर एक समय आया 1994, इसको मिटा दूं दोस्तों मैं एक बार, ओके। एक समय आया 1994। ठीक है, इन्होंने लड़ा राज्यसभा के लिए, चुनाव लड़ा इन्होंने। ठीक है, राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ा और वो जीत चुकी थी, जीती। ठीक है, जीती, और किसके साथ दोस्तों? सपा के साथ। सपा तो आप जानते हैं ना, मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी, इसके साथ इन्होंने क्या किया? गठबंधन किया, सपा के साथ गठबंधन किया, और क्या बन गई दोस्तों? सीएम बन गई। लेकिन ये कुछ समय के लिए ही बनी थी, कुछ डिस्टर्बेंस के कारण इनकी सरकार गिर गई थी, भंग हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो कुछ समय के लिए 1994 में ये क्या बनी दोस्तों? गठबंधन से सीएम बनी। ठीक है, कुछ समय के लिए ये बनी। तो ये थी मायावती जी का करियर। ठीक है, और मैंने सुचेता कृपलानी के बारे में बता दिया। ये दो महिलाएं हैं जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? ठीक है, इसी तरह से अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक बिल्कुल करना ना भूलें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं, आप अपने चैनल की तरह इसको समझें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे मूव करते हैं हम। आगे कहा जा रहा है कि बाबा रामचंद्र ने किसानों का संगठन किया था। कहाँ किया था ये आपको बताना है। क्या बाबा रामचंद्र ने किसानों का संगठन किया था? ये कहाँ किया था? ऑप्शन ए, अवध में दोस्तों। कहाँ किया था दोस्तों? अवध में। क्लियर दोस्तों, अवध में किया था बाबा रामचंद्र ने किसानों का संगठन। चलिए आगे मूव करते हैं फटाफट। कह रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो हिंदुस्तान जो आपका रिपब्लिक संगठन था, इसकी स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। ऑप्शन डी दोस्तों, इलाहाबाद, ऑप्शन डी। क्लियर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे फटाफट मूव करते हैं। हिंडाल्को स्थापित है, ये बताना आपको कहाँ स्थापित है। देखिए यूपी के मेंस, यूपी पीसीएस के मेंस में 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ऐसा नहीं समझिए कि ये क्वेश्चंस जो है हल्के में लेना है, फटाफट टेस्ट बढ़िया तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए मोदी नगर, ऑप्शन बी रॉबर्ट्सगंज, ऑप्शन सी रेनकोट और ऑप्शन डी नोएडा। तो हिंडाल्को जो है आपका ये रेनकोट में है, ऑप्शन सी दोस्तों, रेनकोट ऑप्शन सी। क्लियर दोस्तों, हिंडाल्को जो है आपका कहाँ पर स्थापित है? ये है आपका रेनकोट में। क्लियर, चलिए आगे मूव करते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा 1930 में भारतवर्ष में प्रथम चीनी मिल स्थापित कहाँ की गई थी? प्रथम चीनी मिल, सबसे पहले इसमें देखो क्वेश्चन तो यही बन गया कि प्रथम चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? तो 1903 दोस्तों। प्रथम चीनी मिल कब? 1930 में। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि कहाँ स्थापित की गई, कहाँ। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका दूसरा। तो आपको बताना है कि कहाँ। ऑप्शन ए प्रतापगढ़, ऑप्शन बी प्रतापपुर, ऑप्शन सी मवाना और ऑप्शन डी बलरामपुर। तो इसमें से राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्रतापपुर, ऑप्शन बी।
क्लियर दोस्तों। प्रतापपुर में आपकी पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। और आगे हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। नहीं बताना है दोस्तों, ठीक है, यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना दोस्तों। यहाँ है नहीं, नहीं का जवाब आपको देना है, नहीं का। क्लियर, नहीं का। तो तेल शोधक कारखाना मथुरा बिल्कुल सही है। उर्वरक संयंत्र, ये आपको खुद पढ़ना है दोस्तों और इसका सही से मतलब सोच कर जवाब देना है, ठीक है। इसमें से नहीं का बताना है आपको, ठीक है। तेल शोधक कारखाना मथुरा, ये एकदम बिल्कुल सही बात है दोस्तों, मथुरा में है। कालीन उद्योग भदोई, एकदम राइट है, एकदम राइट है। एल्यूमिनियम उत्पादन सोनभद्र, एकदम राइट है, इसका प्लांट लगा हुआ दोस्तों। उर्वरक संयंत्र लखनऊ, ये नहीं है। उर्वरक संयंत्र लखनऊ ये नहीं है, ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। नहीं बताना था तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्लियर दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, ये कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी आगरा और ऑप्शन डी नोएडा। तो जो यूपी का औद्योगिक विकास निगम है वो आपका कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन ए कानपुर में। कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन ए कानपुर में। क्लियर, चलिए आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि प्रथम प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन मुझे बताना पड़े क्योंकि ये चर्चा में बहुत रही है, ठीक है। ऑप्शन ए रायबरेली, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी अमेठी। तो जो आपका रेलवे कोच फैक्ट्री है वो आपका रायबरेली में। क्लियर दोस्तों, रायबरेली में आपका इसकी स्थापना की गई है। क्लियर, चलिए आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ में है। तो मेरठ में बताना है आपको किसका, जूते के चप्पल का, या फिर खेल के सामान का, या फिर मिट्टी के बर्तन का, या फिर रबड़ के उत्पादन में। तो जो आपका मेरठ में जो है वो आपका कौन सा है दोस्तों? वो है आपका खेल के सामान का। ठीक है दोस्तों, खेल के सामान का जो है उत्पादन कहाँ होता है? आपका मेरठ में। इसका केंद्र कहाँ पर है? इसका केंद्र आपका मेरठ में। क्लियर दोस्तों, इसका केंद्र कहाँ है? मेरठ में। क्लियर, चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ और इसमें से बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट कौन सा जो अभी तक एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए, सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सालय यानी कि हॉस्पिटल जो है अपने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सालय वो कितने हैं? पूरे प्रदेश की बात हो रही है, 3 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कितने हैं? 3। जिला पुरुषों के लिए जो है 69 है, और महिलाओं की बात आ जाए तो वहाँ है 55। ठीक है, पुरुषों के लिए ज़्यादा हैं थोड़ी से और महिलाओं के लिए कम है। क्लियर दोस्तों। उसके बाद आ जाएगा संयुक्त या फिर अन्य चिकित्सालय, वो हैं 34। ठीक है, जहाँ पर पुरुष हो चाहे महिला हो उससे कोई मतलब नहीं है। एक आता है आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। कौन सा था दोस्तों? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है आपकी 773 है। क्लियर। और प्राथमिक या फिर ब्लॉक, या तो प्राथमिक बोला जाए या ब्लॉक स्तर पे बोला जाए, जो स्तरीय स्वास्थ्य केंद्र है वो है आपकी 3496 यानी कि 3496। और उपकेंद्र की बात की जाए दोस्तों, उपकेंद्र की बात, तो उपकेंद्र जो है आपके उत्तर प्रदेश में 20,521 है। अब देखिए, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ क्या इसमें से आपको सबसे ज़्यादा क्या याद रखना है। सबसे पहले तो आपको रखना है कि सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सालय कितने हैं पूरे प्रदेश में? 3 है, पहला पॉइंट। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। दूसरा, महिलाओं के लिए स्पेशली पूछा जाता है, पुरुषों से कम, पुरुषों का जो है अभी तक कम पूछा गया है। तो महिलाओं का जो है चिकित्सालय 55, ये याद करना है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये आपको याद करना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 बार क्वेश्चन सिर्फ पूछा गया है उपकेंद्र कि उत्तर प्रदेश में उपकेंद्र कितना है? 20,521। ठीक है दोस्तों, ये अभी कम 3 ही बार पूछा गया। ये कम से कम नहीं तो 8 से 10 बार, 8 से 10 बार ये पूछा गया है। 8 से 10 बार अलग अलग एग्जाम में दोस्तों, 8 से 10 बार, 8 से 10 बार। ठीक है दोस्तों, 8 से 10 12 बार ये तीनों के तीनों क्वेश्चन मैं देख चुका हूँ। उपकेंद्र कम आते हैं देखने के लिए। ठीक है, तो उपकेंद्र अगर आप याद करना चाहें तो अच्छा है। अगर आपने ये 3 याद कर लिए तो अब बाकी एलिमिनेशन रूल तो आप जानते ही हैं, मैच करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहा जाए इसमें कि कौन सा आ जाए दोस्तों, इसमें से अगर ये आ जाए कि जिला पुरुष चिकित्सालय, ठीक है, जिला पुरुष चिकित्सालय कितने हैं? ठीक है, तो आपके लिए ऑप्शन में एक ही आ जाए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो आपने पढ़ा है 3 आपने पढ़ा होगा कि अरे ये तो सुपर स्पेशलिस्ट है, ये तो हो नहीं सकता। 55 ये तो महिलाओं के लिए, ये भी नहीं हो सकता। 773 ये तो सामुदायिक केंद्र, ये भी नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली क्या 69 आपका अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन रूल। ठीक है दोस्तों, एलिमिनेट कर दीजिए, जो बाकी बचा हुआ है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपके लिए एक मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जोड़ दिया इसके साथ छोटा सा। ठीक है, ताकि आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूजन ना हो। तो वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।